अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। मैं हूं ज़ुहैब हसन। नादिया खान मेरे साथ होती हैं, लेकिन आज भी आपको बता दें अपडेट ये है कि उनकी तबीयत अभी भी नासाज है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और ये मेरे साथ ही होंगी और आपको आपको खबरें भी देंगी और आपसे अच्छी अच्छी बातें भी उनकी होंगी। यकीनन आप मिस कर रहे होंगे। तो आज की शो पर हमारे पास बहुत कुछ है। कंटेंट हमारे पास हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, वक्त हमारे पास कम होता है। हमारे प्रोड्यूसर्स आप कहते रहते हैं कि अपनी बातें कम करें और लोगों को ज़्यादा अवेयर करें, लोगों को ज़्यादा अपडेट करें इश्यूज़ से मुतालिक। तो वही हम करने जा रहे हैं। पहले रन डाउन बताए थे आपको क्या क्या हमने आज डिस्कस करना है। पंजाब में फ्लड की सूरत हाल पंजाब ने बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और हम आपको हर शो में बाकायदा अगर आप देखें तो मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ शहरों के जो सतलुज और चिनाब और रावी की जद में जो शहर आ रहे हैं, वन बाय वन हम कोशिश करते हैं कि उन शहरों का अहवाल आपको अपने शो पर दें। तो आज भी हम आपको बहावल नगर से रिपोर्ट करेंगे। ये सतलुज जो है ये मुतासर कर रहा है बहावलपुर से। जैसे हमने आपको कल बराह रास्त मनाजिर दिखाए थे, वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। तो आज बहावल नगर से हम बताएंगे कि कितना एकड़ रकबा मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ हम आपको जो अहवाल देंगे मुल्तान का भी अहवाल देंगे, क्योंकि मुल्तान दोनों तरफ से चिनाब से भी मुल्तान मुतासर हो रहा है और बताया जा रहा है कि मुल्तान की तहसील जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद वहाँ कई कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। और फिर मुल्तान जो रेलवे ब्रिज है उसमें रावी का पानी पहुंच गया है। तो दोनों तरफ से जनूबी पंजाब इस वक्त मुतासर हो रहा है। और ये भी खबर थी कि शदीद बारिशें भी मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से गुजरात में तकरीबन 577 मिलीमीटर, या आप इमेजिन करें कि 577 मिलीमीटर में कितनी बारिश होगी और कितना शहर डूब चुका होगा, जबकि ऑलरेडी एक सैलाबी सूरत हाल है और काफ़ी अरसे से बारिशें भी हो रही हैं। तो 577 मिलीमीटर बहुत हैवी रेंज आई हैं जो कि गुजरात में हुई हैं। तो इन्होंने मज़ीद जो मसाइल हैं उनको बढ़ा दिया है जो बारिशें पंजाब में हो रही हैं। तो इससे मुतालिक मुकम्मल तौर पर हम अहवाल आपको देंगे। अच्छा, फिर बारिशों की वजह से और ये फ्लड की वजह से जो फसलें मुतासर हुई हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अजनास की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है और दीगर दालें हैं, उनकी कीमतें भी, सब्जियों की, फलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो इससे मुताल्लिक़ कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान का अहवाल भी आपको दें, क्योंकि वहाँ से डीलर्स एसोसिएशन से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि 100 किलो आटे का थैला अब अगर सप्लाई इसी तरह रुकी रही पंजाब से, तो ये बता रहे हैं कि 15,000 का ये हो जाएगा। तो कहाँ तक ये सूरत हाल जाएगी? फौरी यानी 7,000 तकरीबन था और इन दिनों में जब बारिश हुई है तो 5-7 हज़ार बढ़ने का इम्कान है। तो बहुत ज़्यादा ये कीमत है। कराची में भी आटे की कीमत बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत बढ़ रही है। तो वो भी हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और लाहौर से भी हम रिपोर्ट लेंगे कि क्या फूड इन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ और कितना ये लोगों को, आवाम को मुतासिर कर सकता है। अच्छा जी, फिर हम कुछ इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसकी बात करेंगे। भारत की जो आलमी सतह पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत आइसोलेट होता जा रहा है और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम फॉरेन पॉलिसी, अब उसके नताइज भारत के ऊपर भी पड़ रहे हैं। भारत की इंडस्ट्री मुतासर होगी और बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और इराक ने जो है भारत को ऑयल देना बंद कर दिया। आप देख रहे थे ना कि मामला चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी इसी सिलसिले में लगाया कि रशिया के साथ भारत की जो ऑयल ट्रेड है, और वो ये कह रहा है कि इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि भारत भी उससे बिजनेस कर रहा है। तो ट्रंप इस पर खुश नहीं थे, 50% टैरिफ लगा दिया था। तो अब ये खबर आई है कि इराक और सऊदी अरब से भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। भारत को 20 लाख बैरल इराक से और तकरीबन 10 लाख बैरल जो है वो सऊदी अरब से सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये हम ज़रा इस मामले पर बात करेंगे। एनालिस्ट तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे। फिर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, बॉक्सिंग की, जहाँ पर उस्मान वज़ीर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और 17वीं फाइट उन्होंने जीत ली है। बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा के पीछे आप देख रहे हैं उस्मान वज़ीर जब वो जीते हैं तो पाकिस्तान का परचम वो लहराते हैं और पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन होता है। तो उस्मान वज़ीर भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि भाई ये जो फाइट थी ये कितनी मुश्किल थी और कितनी बड़ी अचीवमेंट ये है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं। नॉर्मल डेज में तो सर्दियों में ज़ाहिर है, लेकिन ये कि पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है, लोग डिस्प्लेस हैं, तो वहाँ पर क्या जल्दी अमराज और दीगर
मतलब बहुत से जो मसाइल लोगों को हो जाते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है जिनका सामना करना पड़ सकता है। अच्छा जी, और लास्ट में हम बात करेंगे, रेस्क्यू टीम हमारे साथ होगी, स्टूडियोज़ में ही होगी, और वो हमें ज़रा मॉक करके वो दिखाएंगे कि क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, और जब कोई नेचुरल क्लेमिटी आए, कोई इस तरह की सूरत हाल आए जो कि अनफोर्सीन सिचुएशन हो, तो उसको कैसे डील किया जाता है, और रेस्क्यू फौरी तौर पर कैसे रश करते हैं, और कैसे लोगों की इमदाद करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, लोगों की यानी माली नुकसान से लोगों को बचाते हैं। तो ये हमारे शो पर होने जा रहा है। मैं जितना तेजी से बात कर रहा हूँ ना, आप समझ रहे होंगे कि मुझे पीछे से भी ये कहा जा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर साहब शुरू हो गए कहना कि तेजी से आ जाए। अच्छा जी, तो अब हम सैलाब से मुतालिक आपको ज़रा अपडेट करते हैं। पहले सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, मुल्तान से और बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बहावल नगर का अहवाल हम जानते हैं, सजाद अली वट्टू ने हमें ज्वाइन किया। सजाद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। हमने बहावलपुर से कल लोगों को अपडेट किया था, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और कई मतलब एकड़ रकबा मुतासर हुआ है, लोग डिस्प्लेस हुए हैं, नकल मकानी हो रही है। मुझे बताएं, वहाँ पर बहावल नगर में क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, पीडीएमए क्या कर रहा है, जिला इंतजामिया क्या कर रही है, अपडेट कीजिएगा जी। जैसा कि मैं अभी मौजूद हूँ इस वक्त रह सतलुज के पेट में, तो बहावल नगर का जो इस वक्त है सलमान की के मकाम पर जो पानी का बहाव है वो है 1,50,000 क्यूसिक। तो इस तरह यहाँ पर बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब का रेला बहावल नगर सतलुज के मकाम भूकापत्तन के मकाम से गुजर रहा है। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई 140 के करीब मौज़ूआत जो है वो इस वक्त इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,22,000 एकड़ ज़रई रकबा जो है वो तकरीबन इससे मुतासर हुआ है। और इसके साथ साथ जो 1,14,417 अफराद जिनको मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से नकल मकानी की गई है, जिनको इंतजामिया ने रेस्क्यू किया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए घरों की, तो तकरीबन 7,000 के करीब जो घर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं। अगर बात करें तो ये सारा इलाका जो है वो ज़रई एरिया है, तो जितने भी लोगों को, जितने भी इनके इलाके का जो मतलब इनकी आमदन का जरिया है, सारा जरिया मुआश जो है वो है यहाँ पे ज़रई ज़रई। तो यहाँ पर अगर बात की जाए फसलों की, तो फसल में कपास, चावल और तिली की जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, और लोगों का रोजगार मुकम्मल तौर पर इस वक्त लोग परेशान, माशी तौर पर परेशान है। इसके साथ अगर बात की जाए कि ज़िला इंतजामिया की, तो ज़िला इंतजामिया ने अब तक मुख्तलिफ कैंप, रिलीफ कैंप कई मकाम पर लगाए हैं। और मेरी सीईओ हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वट्टू से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ के साथ साथ सांप के काटने की वैक्सीन तो भी हमारे कैंप्स में मौजूद है, और हम हर तरह के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। सजाद, ये जो आप जहां पर खड़े हुए हैं, ये रोड पर खड़े हैं, पीछे तो सारा पानी पानी नजर आ रहा है, तो ये सारे देहात थे जो डूब चुके हैं, और ये एरियल शॉट जो हम देख रहे हैं ये तो बहुत ही हौलनाक, बहुत ही तशवीशनाक के मनाजिर है। जी ये माड़ी मियाँ साहब, जी ये बहावल नगर के बिल्कुल मुलाका इलाका है माड़ी मियाँ साहब। तो ये अब बहावल नगर के करीब माड़ी मियाँ साहब के मैं इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ में ये आबादी में पानी गुजर आ चुका है, और कई घर यहाँ पे मुतासर भी हुए हैं, और लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करते हुए मुख्तलिफ मकाम। आपने बताया कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद घरों से बेघर हुए हैं, तो वहाँ बहावल नगर की इंतजामिया इन लोगों के लिए क्या कर रही है, और वहां आपने कैंप्स देखे करीबी, या फिर ये कहीं मजीद दीगर शहरों में उनको लेके जाया जा रहा है? ये दीगर शहरों और अपने अजीजों कारब की तरफ भी जा रहे हैं, और जो हमारी जिला इंतजामिया है इन्होंने एक कैंप भी मुकर्रर किया है, तो वहां पर भी तकरीबन कोई 1 या 2,000 के करीब लोगों का बंदोबस्त किया गया है। 1 या 2,000 तो ये नाकाफी है। ये लोग फिर भी बेचारे अभी कोई सड़कों पर बैठे हैं, कोई अपने अजीजों के लोग अपने घरों की छतों पर भी मौजूद है। हालांकि बड़ा ज़िला इंतजामिया की तरफ से उनको ऐलानात भी किए गए हैं कि ये आपकी जान के लिए खतरनाक है, लेकिन लोग अपना कीमती सरो सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जान को बिल्कुल खतरे में डाला हुआ है। नहीं, एक तो वो है कि जो अपनी जान को खतरे में डाला हुआ है, वो सामान छोड़ के, अपना घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं। एक ये है जो इंतजामिया की जिन्होंने बात मान ली है,
तो उनकी देखभाल की जा रही है, क्योंकि बहुत से मनाजिर कल से हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है, फुटेजेस नजर आती हैं हमें कि भाई आपको खाना मिल रहा है, बिरयानी मिल रही है, इसमें बोटी है नहीं है, ये तमाम तर सवालात हो रहे हैं वहां पर। तो ये कौन से कैंप से? अभी हमने बहावलपुर का जब अहवाल कल दिया था तो वहां भी इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं थी। बहावल नगर की आप बता रहे हैं, वहां भी एक कैंप आपने देखा है, और मजीद शायद कैंप्स हों आपकी नजर से ओझल हो गए हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि बहावलपुर की सूरत हाल, बहावल नगर भी उससे पीछे नहीं है। यहाँ पर यह है कि कैंप तो लगाया गया, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत बेचारे लोग, बहुत लोग हमें ऐसे भी मिले कि जिनको सुबह को खाना तो कहीं किसी मुखैर हजरात ने दे दिया है, लेकिन शाम के खाने से वो बेचारे महरूम है। और छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध की बड़ी उनकी कमी महसूस हो रही है। बच्चे दूध से जब खाना नहीं मिल रहा तो मुझे उनकी बताएं कि बड़ी अद्वियात परेशान है। कहाँ पहुंचेंगी जब खाना ही नहीं मिल रहा है। आप हमारे साथ रहिए सजाद, हमें मुल्तान से ज्वाइन किया जुल्करनैन ने, और जुल्करनैन रिपोर्टिंग कर रहे हैं सैलाब से मुताल्लिक, फील्ड पर ही मौजूद होते हैं और हर वक्त लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक बता रहे होते हैं, एक्चुअल जो सिचुएशन है वहाँ बता रहे होते हैं। जुल्करनैन, मुल्तान में कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? रिलीफ ऑपरेशन से मुताल्लिक भी बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन से भी। देखिए, मुल्तान में अब की बार जो तबाही हुई है वो इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि उन इलाकों में भी पानी आ गया है जो कभी भी सैलाब के पानी से मुतासर नहीं हुए थे। अब कल रात गए हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर गए थे, उसका आवाज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाजा होगा हो क्या रहा है। एक कॉल रेस्क्यू को मिली, मतलब एक लड़का था जो रो रहा था, जिसने कहा मेरे अहले खाना जो है अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकाल के आना है। रात गए जब हम गए, ये अब मोजा अमरोड था, अब वो एक आमों का बाग हुआ करता था और नीचे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टूटी हुई दीवारें भी थी। बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था। जब हम वहां पे पहुंचे तो अब वो उनको आवाजें मारता था, उनको मिन्नतें करता था कि आप। जुल्करनैन, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे और यकीनन हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या सूरत हाल हुई है रात, ये जो ऑपरेशन हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये मनाजिर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। फ़ौरन रब्ता कीजिए जुल्करनैन से और हम ये स्टोरी है, क्या कहानी है और क्या अहवाल है। आंखों देखा हाल हमें अभी बता ही रहे थे कि रब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए सज्जाद, आप ये कह रहे थे कि एक कैंप लगा हुआ है और तकरीबन वहाँ पर 1000 लोगों की गुंजाइश है, तो न सिर्फ लोगों का खाना पीना है, लोगों की अद्वियात भी हैं, लोगों को शेल्टर, रात के वक्त में कोई छत भी होनी चाहिए, फिर बारिश का भी नहीं पता। पूरे पंजाब में कह रहे हैं कि बारिशों का भी मानसून का सीज़न चल ही रहा है, सर्दी भी आ ही रही है, मौसम ज़ाहिर है तब्दील हो गया है, इतना कोई गर्म मौसम नहीं है, रात में ठंड बढ़ जाती होगी। तो ये तो स्क्वायरली एक बड़ी हौलनाक सी सूरत हाल बनती जा रही है जैसे जैसे दिन गुजरेंगे। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये हौलनाक सूरत हाल बनेगी नहीं बल्कि बनी हुई है। हमने जब ये कैंप में लोगों को मतलब बिलखते देखा है तो यकीन करें हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इतने मतलब लोग इतनी तकलीफों से दो चार हैं, लेकिन इंतजामिया का सब बच्चे की रिपोर्ट देने पे वही बस उनका यही है कि जी सब अच्छा है। ये सिर्फ फोटो सेशन तक ही इंतजामिया का सारा मामला चल रहा है। अदरवाइज आप अगर देखें तो मुतासरीन इस हद तक परेशान है। इंसान तो इंसान है, आप यकीन करें कि जानवरों के लिए चारा तक नहीं है, और आप अगर मार्केट में जानवरों के लिए चारा लेने जाएं तो 700 रुपए मन जो है ना वो चारा, 700 से 1000 रुपए तक मन चारा मिल रहा है, जो आम आदमी बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। सजाद हमारे साथ रहिए एक बार फिर। जी बिल्कुल, आपसे मजीद भी जानेंगे, हमारे साथ रहिए। जुल्करनैन से एक बार फिर रब्ता हुआ है। जुल्करनैन, बताइए, आप उस रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक हमें कुछ बता रहे थे रात के वक्त, ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन में एक लड़का जो कि मुल्तान में था और उसकी फैमिली और अहले खाना थे, ये बस्ती अमरोड है, उन्होंने जब कॉल की और ये कहा कि हमारे बच्चे हैं और छोटे छोटे उन्हें रेस्क्यू करना है और वो वहां पर मतलब काफी रो रहे थे, तो उस वक्त हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ हम गए, रात गए। एक मुश्किल ऑपरेशन, यानी जो पहले बाग होते थे, पहले जो सड़कें होती थी, टूटी हुई दीवारें, और सबसे जो खतरनाक चीज थी वो ये थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है महकमों की। उस पूरे एरिया में 6-6, 5-5 फुट पानी था, लेकिन बिजली की सप्लाई आ रही थी। एक बहुत बड़ा मतलब एक था कि लोगों रेस्क्यू से हमने पूछा, उन्होंने कहा हमने बहुत दफा पिन पॉइंट किया तो उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। अब जब हम उस गांव में पहुंचे हैं
तो उस लड़के ने मिन्नतें की अपने रिश्तेदारों को, लेकिन सब छतों पर चढ़े हुए थे, कोई आने को तैयार नहीं था। वजह अपना माल मवेशी नहीं छोड़ सकते। सो माल मवेशी जो है इन देही इलाकों में लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है, और वो ये चाहते हैं कि उनको जहां पर भी रखा जाए उनके पास अपने माल मवेशी रखने की सहूलत हो, उनके पास अपनी सर के छुपाने की जगह हो ना हो, उनके लिए माल मवेशी की जगह हो। जबकि हम जब रिलीफ कैंप और इन चीजों को देखते हैं तो फोकस ये होता है कि आप आए और ठहर जाएं। तो एक देही इलाके के बंदे के लिए उसकी पूरी जिंदगी, उसका एटीएम, उसकी इमरजेंसी, उसकी जमा पूंजी, उसका माल मवेशी है। अब वो उस माल मवेशी को नहीं छोड़ना चाहता। और ये भी बताया जुल्करनैन, ये जलालपुर पीरवाला और ये शुजाबाद की क्या सूरत हाल है? और वो जो हम एक ब्रिज के मनाजिर देख रहे हैं, मुल्तान रेलवे ब्रिज के, तो ये भी मनाजिर हमने वन ऑफ इट्स काइंड ही है, ये कभी हमने देखे नहीं तारीख में। जरा इनका भी बताइए अहवाल। मैं आपको बताऊं कि जो अब्दुल हकीम के साथ दरियाए रावी पर, सिंधानी पर जो ब्रिज टूटा, क्योंकि मुल्तान की सिचुएशन ये है कि चनाब दरिया के अंदर झंग के मकाम पर जेलम जो है वो चनाब में मिक्स होता है और यहाँ पर रावी होता है। अब रावी में कभी भी इतना पानी नहीं आया कि वो मिक्स होने तक की पोजीशन में आया। अब 1 लाख क्यूसेक के करीब जो है संदरियानी से मुल्तान की तरफ पानी आ रहा है चनाब के अंदर रावी का। तो मोहम्मद वाला का जो रोड है उसके ऊपर डायनामाइट लगाई हुई है। मुल्तान शहर को बचाने के लिए इस वक्त इर्द गिर्द के बंदों पर तकरीबन 4 जगहों पर डायनामाइट लगाई गई है। और यहाँ पर भी एक चीज खतरनाक आपको बताऊं कि हमने कल उसको पिन पॉइंट किया था कि डायनामाइट लगाने के बावजूद लगाकर उस रोड को वैसे ही ट्रैफिक के लिए चल रहा है। मतलब ये बड़ा खतरनाक चीज थी। और मैं खुद जब वहां से गुजरा हैरान हो गया कि नीचे वो उन्होंने डायनामाइट 100 एक सुराख करके लगाई हुई है कि यहाँ से बंद तोड़ेंगे अगर मुल्तान शहर की तरफ पानी बढ़ेगा। तो इसी तरह जो रेलवे के बंद हैं वो टूटे हैं। और एक अच्छा इस जैसे बात कर रहा था रेस्क्यू के, एक जगह पर हमें ये पता चला कि एक बस्ती में 4 बार रेस्क्यू वाले दिन के टाइम गए कि यहाँ पानी आ जाएगा। लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते थे पूरी जिंदगी यहाँ पे पानी नहीं आएगा, कैसे आ सकता है। तो इस वक्त हालत ये है कि वो लोग जो पहले मतलब कभी भी सैलाब में डूबे नहीं है, उन इलाकों में भी पानी आ गया। उन इलाकों में पानी है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, हमें मुल्तान से मुतालिक बता रहे थे और बहावलनगर से सज्जाद अली अपडेट किया। और यही हम एक बार पहले ये कह दें और बार बार हमें कहना ज़ाहिर ज़रूरत महसूस होती है इसकी कि बहुत बड़ी ये तबाही है, लेकिन इसके बावजूद जो इंतजाम दिखाई दे रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। जो भी हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फील्ड से, तो वहाँ से नज़र आ रहा है कि इंतजामात नाकाफ़ी हैं। मज़ीद मुतहर्रिक इंतज़ामिया को होना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि इमदाद के मुंतज़िर हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुँची है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतासर होना है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो इस सैलाब से जो फूड इन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ, तो वो मुख्तलिफ शहरों में क्या इस वक्त लोगों पर असर पड़ रहा है इसका, ये जानेंगे। कहीं जाएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, तो वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाते हुए, मैंने आपसे कहा था कि ये सैलाब की वजह से जो मुतासिर हुआ है ज़रई रकबा आपका, उसकी वजह से महंगाई शुरू हो गई है, फूड इन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ये देखें आर्टिफिशियल भी होता है क्योंकि अभी तो सैलाब आया है, इन्वेंट्री होती है, लोगों के पास कुछ ज़ख़ीरा भी होता है। ऐसा नहीं होता कि रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास स्टॉक कोई 2-2 दिन का हो, लेकिन होता है कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, होर्डिंग्स हो जाती हैं और उसके बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और जिस भी चीज़ को आप ख़रीदने जाओ तो लोग कहते हैं ये सैलाब है, सैलाब की वजह से वो सप्लाई कम है, सप्लाई शॉर्ट है, महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अच्छा, अब लाहौर में क्या सूरत हाल है महंगाई की और आटे, चावल, सब्जियां, फ्रूट्स की, ये हमें सबना कमाल बताएंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और सक्खर से हमें वकास बाकर ने ज्वाइन किया है, उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले सबना की तरफ बढ़ते हैं। सबना, मुझे बताइए कि अभी तो खैर सैलाब से ही मुतासिर है और रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर में कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, आटे की, सब्जियों की, फलों की। ये तो पेरिशेबल है, खैर सब्जियों और फलों की तो इट मेक सेंस, लेकिन दीगर चीज़ों की भी।
जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में वैसे भी महंगाई है और जब भी इसी तरह की कोई भी सूरत हाल पैदा होती है तो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जैसे कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी ज़मीनें मुतासर हुए, जिसकी वजह से रसद का अमल मुतासर हुआ है। सब्ज़ी, फलों, दालों, चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में सामने आया है। अगर मैं बात करूँ रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया, हांडी में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की बात करूँ, जिसका सरकारी रेट इस वक्त 140 रुपए फी किलो है, लेकिन टमाटर नायाब होने की वजह से इस वक्त बाजारों में 300 रुपए फी किलो में टमाटर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक लहसुन की बात की जाए, अदरक लहसुन का रेट अदरक का रेट जो है वो 450 रुपए है, लेकिन दुकानदार 500 रुपए फी किलो में फरोख्त करे। हर दुकानदार का अपना ही रेट है, अलग ही रेट है। चीनी की बात की जाए, चीनी इस वक्त बाजार में नायाब है, सरकारी रेट 175 रुपए है, लेकिन फरोख्त इस वक्त 200 से 250 रुपए फी किलो में हो रहा है। आटे की अगर हम बात करें तो आटे की भी इसी तरह की कीमत है कि आटा 10 किलो का जो थैला है वो 850 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि 20 किलो का थैला 1750 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जबकि दुकानों पर आटा भी है। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना हो रहा है, क्योंकि एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है, शहरी जो है सैलाब से परेशान है, मुतासरा सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो है दुकानदार भी जो है वो मनमानी कीमतों में जो है सब्जी, आटा, दाल, घी, अब ऐसे में समना वैसे क्या किया जाए जब कमिश्नर्स और दीगर आपका अमला जितना भी है वो सैलाब में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में, तो यहाँ ज़रा मॉनिटर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताइए कि प्राइस कंट्रोल क्या कर रहा है कमिश्नर? आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि एटलीस्ट कीमतों पर तो काबू पाया जाए ना, जो आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ा रहे हैं उनको देखा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों। जी देखिए, कमिश्नर और ये सब महकमे जो है सारा साल ये दावा करते रहते हैं कि कीमतों में कंट्रोल किया जा रहा है और बाज़ारों का रुख भी किया जा रहा है, लेकिन जब हम बाज़ारों का रुख करते हैं तो हमें प्राइस कंट्रोल, मैनेजमेंट, कमिश्नर कुछ भी नज़र नहीं आता। इवन के दुकानदार खुद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आवाम जो है वो रुल रही होती है। किसी किस्म की जो प्राइस कंट्रोल यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। जो रेट लिस्ट यहाँ पर अवेजा होती है उसके मुताबिक आपको सब्जी की कीमतें जो हैं वो नहीं मिलती, जिससे जो है शहरी काफ़ी ज्यादा परेशान रहते हैं। एक दुकान पर कुछ और रेट होता है, जबकि दूसरे फासले पर दूसरी दुकान पर रेट जो दुकानदार का होता है वो मुख्तलिफ। और रिटेलर्स और होलसेलर्स क्या कह रहे हैं? आपकी उनसे बात होती है कि अभी आने वाले हफ्तों में मजीद सूरत हाल खराब होगी, उनका क्या बताना है? जी बिल्कुल देखिए, जैसे कि सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जी, फलों, दालों, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है और उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी मजीद महंगाई में इजाफे का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि फसलें तबाह हुई हैं, फसलें तबाह होने की वजह से जो है जी बिल्कुल फसलें तबाह हुई हैं, इसकी वजह से समना हमारे साथ ही रहिए। जी हमारे साथ ही रहिए। वकास बाकर की जानिब बढ़ते हैं। वकास सखर में इस वक्त वकास, अच्छा मुझे सैलाब भी सूरत हाल से मुताल्लिक़ भी बताइएगा कि सिंध में दाखिल कब होगा और इंतजामात क्या हैं सखर में, और ये जो महंगाई की हम बात कर रहे हैं सिंध में, इसका भी ज़रा ओवरऑल अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर सैलाबी सूरत हाल का जिक्र किया जाए तो इस वक्त सैलाबी रेला जो पंजनत के मकाम पर पानी की सतह खासी बुलंद नहीं है। गुड्डू बैराज से सिंध में सैलाबी रेला दाखिल होगा और 6 सितंबर तक जो है सैलाबी रेला दाखिल होगा। अगर 9 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला आता है तो सिंध में सुपर फ्लड डिक्लेयर किया जाएगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक इस वक्त तक सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसका जो 9 लाख क्यूसिक से जायद पानी आए। महकमा आबपाशी ने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात किए हैं। पंजनत के मकाम पर जब सैलाबी रेला पहुंचेगा, यानी जब पंजाब के 5 दरियाओं का पानी भावलपुर में पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा तो उसके बाद सही अंदाजा हो सकेगा। और पंजनत से गुड्डू बैराज तक सैलाबी रेला पहुंचने में 48 घंटे करीबन लगते हैं। उसके बाद सिंध हुकूमत के इंतजामात की अगर हम बात करें तो 15 अजला हैं सिंध में जिसमें जो सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हो सकते हैं और 16,38,000 नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है जो कि सैलाबी सूरत हाल में मुतासर होगी। सिंध के जो दरिया से राइट और लेफ्ट साइड पर जो अजला हैं वो उसमें कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, सक्खर, खैरपुर, नौशरो समेत दीगर अजला शामिल हैं। महंगाई से मुताल्लिक चीजों की अपनी जगह पर हाँ कीमतों से मुताल्लिक बताइए। जी जी
जी, महंगाई की अगर हम बात करें तो चूंकि इस वक्त तलब और रसद में नुमाया फर्क आया है, कुछ ऐसी ज़राई अजनास हैं जैसे कि आलू है और ऐसी दीगर अजनास हैं जो कि पंजाब से सिंध में आती हैं, तो उनकी तलब और रसद में फर्क आया है, इसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ तो मसनूई महंगाई। अब हैरानकुन बात यह है और बड़ी अजीब बात है, यह हमारा अलमिया है कि जो इमदादी सामान जिसमें तरपाल, खैमे और ऐसी चीजें जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए दरकार होती हैं, कराची की मार्केट में वो इस वक्त जो है 20 से 30% तक महंगी कर दी गई है, जिसकी कोई वजह और कोई जरूरत वो वजह नहीं थी जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद थी। अब अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में भी फर्क आया है, उसकी दस्तयाबी कम हुई है। गंदम की कीमतों में फर्क हुआ है और गंदम आटा इस वक्त जो है अभी से 20 रुपए किलो तक बढ़ चुका है। कराची से लेकर सक्खर तक हम मुख्तलिफ अजला की अगर हम अजला की तरफ आप गए हैं और वहाँ सबका आपने देखा है तो महंगाई इस वक्त बढ़ती जा रही है। तौर पर सबना कमाल ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया था और वखास बाकर हमें सक्खर से अपडेट कर रहे थे, पूरे सिंध का अहवाल दे रहे थे। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं इनकी शेल्फ वैल्यू कम है, यानी सब्जियाँ और फल वगैरह, तो ज़हनी तौर पर इसकी तैयारी आप कर लें कि ये तो महंगे होने जा रहे हैं, टमाटर और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब्जियाँ। दूसरी चीज़ यह है कि आटे की कीमत भी बढ़ने जा रही है क्योंकि गंदम की फसल मुतासर, चीनी की कीमत भी बढ़ने जा रही है, ये गन्ने की फसल मुतासर, कॉटन की। तो इसी तरह आपको खुद नज़र आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं अशिया ज़रूरिया जिनकी कीमतें आने वाले वक्त में बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो रही है, राब्ते भी, कनेक्टिविटी भी कम हुई है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी और इसको लेकर तैयारी भी एक आम शहरी के हैसियत से आपने करना होगी। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा भारत के मामलात की हम बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। जी, वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको भारत की सिफारती नाकामी की कुछ बात करते हैं। सिफारती तन्हाई में मुब्तला भारत के लिए एक और बड़ा धचका है कि सऊदी अरब और इराकी कंपनीज ने भारतीय कंपनी न्यारा को तेल की सप्लाई बंद कर दी है। मोदी सरकार की बदतरीन कारकर्दगी और बेजा हठधर्मी के बायस भारत सिफारती तन्हाई और मौशी मुश्किलात का शिकार हो गया है। और आपको ये बताएं कि भारतीय कंपनी हर माह 20 लाख बैरल इराकी तेल दरामद करती है और इसी तरह 10 लाख बैरल सऊदी खाम तेल आरामको से वो तेल हासिल करती है। तो जब ये तेल सप्लाई नहीं होगा तो आप अंदाज़ा करें कि भारत की इंडस्ट्री किस तरीके से और कितनी शदीद मुतासर होगी। इस पर हम बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है भारत पर। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने ज्वाइन किया जो कि IR एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये तो हम पैदर पे रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं जिस तरीके से भारत सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार हो रहा है, शंघाई ताउन तंजीम में भी हमने देखा। अब मुआशी तौर पर ये एक बड़ा धचका है कि 20 लाख बैरल एक तरफ से, 10 लाख बैरल एक तरफ से आपको तेल की सप्लाई नहीं होनी है। आपने वजह फरमाया है। पहले तो ज़ुहैब बहुत शुक्रिया, आप अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू। देखें, ये भारत की 3D पॉलिसीज की वजह से है और जब मैं 3D पॉलिसी की बात करता हूं तो इसका मकसद ये है कि डिसीट करना और कनिंग डिप्लोमेसी और तीसरा डेमोनाइजिंग अदर्स, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब ये जो डिसीटिंग है इसके हवाले से रशियन एक हाई डेलीगेशन पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान को एक मैसेज कन्वे करता है कि हमें मालूम है कि इंडिया डबल गेम कर रहा है एंड देयरफॉर वी वांट टू हैव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। कनिंग डिप्लोमेसी जो कि बेस करती है चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट पे और मैकियावेलियन फिलॉसफी के ऊपर, जहां पे आप देखते हैं कि जब भी मोदी साहब किसी दुनिया के लीडर से मिलते हैं तो उसको जप्पी डालने की कोशिश करते हैं, हाथ पकड़ कर रखते हैं, जबरदस्ती का मुस्कुराते हैं। और अब दुनिया के ऊपर ये आश्कार हो चुका है कि उनकी डिप्लोमेसी क्या है। और तीसरा डेमोनाइजिंग अदर्स, आपने देखा पहले पाकिस्तान को EU डिसइंफोलैब के जरिए से, फिर हरदीप नजर के केस में कनाडा को उन्होंने डेमोनाइज करना शुरू किया और आजकल आप देख रहे हैं अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे पड़े हुए। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से पहले खित्ते के अंदर और अब बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर भारत तन्हा होते नजर आ रहा है। और फिर नतीजा आप देख रहे हैं कि इराक ने भी और सऊदी अरब ने भी तेल के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। और इसका में एक और भी पहलू है, और पहलू ये है कि जब आप हठधर्मी दिखाते हैं और अपने अंदर आपकी लचक नहीं होती और आपको ये खाम ख्याली होती है कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस खित्ते के, तो उसके नतीजे में होता यह है कि आप हर किसी से लड़ाई मोल लेते हैं और आपकी जो ट्रेड है, भारत की जो ट्रेड है वो तकरीबन $77 बिलियन की
अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ ट्रेड में उसे फायदा होता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ 130 बिलियन डॉलर में तकरीबन 46 बिलियन डॉलर का फायदा होता है भारत को। यूरोप के साथ तकरीबन 140 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड में 16 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। बिल्कुल। कनाडा के साथ तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर में 3 बिलियन डॉलर्स का फायदा है। फिर उसके अलावा लेकिन सर देखे ना, मिडिल ईस्ट, आप ये देखें मिडिल ईस्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 50% लगा के ये बयान भी दे दिया है कि कोई एक्सपेक्ट ना करे कि ये कम होगा टैरिफ, और इसके साथ साथ क्वाड इजलास में भी वो शिरकत की लग रहा है, यानी माजरत कर ही ली है उन्होंने, जो नवंबर में होने जा रहा है भारत में। और दूसरी तरफ चाइना को आपने देखा कि चाइना जैसी कंट्री, शी जिनपिंग ये बयान दे रहे हैं अभी शंघाई ताउन तंजीम में कि दुनिया में जंगल का कानून नहीं चलेगा, और इतने जबरदस्त वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये नहीं चलेगा जैसे पहले होता था कि ताकतवर कमजोर को खा जाया करता था। तो ऑल इंक्लूसिव की पॉलिसी चल रही है। भारत के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं है क्या? भारत के अंदर नहीं है ना। भारत का प्रॉब्लम यह है कि भारत अपने तई अपने आप को एक पावर समझता है, और वो दुनिया में जिस तरह की कनिंग डिप्लोमेसी करके अपने लोगों को ये पावर करवाना चाहता है कि देखें भारत की अहमियत है। जब वो प्रेसिडेंट प्यूटन और प्रेसिडेंट शी के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं, जपियां डाल रहे होते हैं, वो सिग्नलिंग कर रहे होते हैं एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, बिकॉज बिहार के इलेक्शन में उनको मुश्किलात दरपेश है। दूसरा, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को जहां की ट्रेड के में उनको फायदा है, अब वो ये धमकी ये दे रहे हैं, दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखिए हम अपनी डिप्लोमेसी और ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। किस तरफ? चाइना के साथ। अब चाइना के साथ तजारत है भारत की 130 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें 100 बिलियन डॉलर का भारत को खसारा होता है। 68 बिलियन डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ, जिसमें 64 बिलियन डॉलर का भारत को खसारा होता है। फिर वो इशारा दे रहे हैं कि हम आसियान से ट्रेड करेंगे। आसियान से उनकी ट्रेड है 146 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें तकरीबन 46 बिलियन डॉलर का भारत को खसारा होता है। जापान के साथ जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, उस 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड में भी भारत को 10 बिलियन डॉलर का तो यकीनन ये बात तो यूएस में जो स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, तो ये बात तो यूएस को यकीनन मालूम है, और इसीलिए यूएस किसी भी सूरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा कि अल्टीमेटली इन्होंने हमारे पास ही आना है। देखें ज़ुएब, हमारे यहाँ एक क्रिटिसिज्म होती थी कि हमारे मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम नेशंस क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत के अंदर, कोई 100 बिलियन डॉलर कर रहा है, कोई नामा दे रहा है। लेकिन आप देखें कि अब उसका नुकसान, और ये मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 3 से 400 बिलियन डॉलर की जो इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट होगी भारत में और ट्रेड के हवाले से, वो भी रिवर्स गियर में आएगी, जिसका इशारा अब आपको मिल रहा है कि जो 10 मिलियन बैरल तेल वो मंगवाते थे माहाना सऊदी अरब से, और 20 मिलियन बैरल जो है वो इराक से, वो उनका बंद हो गया है। और आपको ये मालूम होगा कि इंडिया तकरीबन 9 से 11 बिलियन डॉलर सालाना इस तेल की मद में कमाता है। और ये जो 77 बिलियन डॉलर या 70 बिलियन डॉलर की हम रिजर्व की बात करते हैं, 700 बिलियन डॉलर की, सॉरी, कि इसके पास रिजर्व है इंडिया के, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ये ट्रेड का खसारा आप लगाएं, अगर 77 बिलियन डॉलर यूरोप से कट हो जाता है, बिल्कुल, और उसके अलावा ये जो 11 बिलियन डॉलर अगर आप इसका भी अंदाजा लगाएं कि ये भी अगर सालाना उन्हें मुनाफा नहीं होता, तो फिर उस सूरत में आप रिजर्व्स की हालत देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें देखें ना, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है कि अब वो किसी ब्लॉक का हिस्सा बन भी नहीं सकते। आपने वाजे कर दिया कि अगर इस ब्लॉक का हिस्सा बनना है उन्होंने, तो उनको कोई फायदा, ऐसा फाइनेंशियल गेन है नहीं, लॉसेज ही हैं। लेकिन पाकिस्तान को, जब भी मैं अक्सर ये सवाल करता हूं, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं, कि पाकिस्तान ऐसा क्या मुख्तलिफ कर रहा है भारत से कि हम रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, रशिया भी हमसे सेटिस्फाइड है, चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतरीन जा रहे हैं, ईरान से भी हमने जैसे उसको बैलेंस किया है, हालांकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी इसराइल और यूएस को लेके, लेकिन फिर भी ईरान से ताल्लुकात हमारे, यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए हैं। आप क्या डिफरेंट देखते हैं पाकिस्तान की हिकमत अमली में जो पहले नहीं थी? देखिए, पाकिस्तान की जो 3 C's पॉलिसी है ना, आज की नहीं, 1970 से लेकर, वो पाकिस्तान को कामयाबी से हमकनार कर रही है। उसमें कोऑपरेशन है विद द रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स, कनेक्टिविटी है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ, और तीसरा जो है कोऑर्डिनेशन है विद द ग्लोबल पावर्स एज वेल। और इसी का नतीजा है, एक तरफ भारत का चेहरा खुल के सामने आ गया है, और दूसरा पाकिस्तान की सिंसियरिटी और पाकिस्तान का जो कोऑपरेटिव बिहेवियर है इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज के ऊपर, वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है। आपकी डिप्लोमेसी हमेशा जची तुली रही है।
अलबत्ता इस दफा एक जो प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी का है, और मिलिट्री डिप्लोमेसी इस हद तक एक्टिव है कि वो फैसिलिटेट कर रही है, पुश कर रही है आपकी ओवरऑल डिप्लोमेसी को, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि अगर यूएस ईरान टेंशन कम हो रहा है तो आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है, अगर टेक्निकल एंगेजमेंट है चाइना और यूएस के दरमियान में तो आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी उसके अंदर एंगेज है। तो कहने का मकसद ये कि मिलिट्री डिप्लोमेसी इस वक्त की किरदार अदा कर रही है और हर लिहाज से पाकिस्तान रेलेवेंट नजर आ रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मुताल्लिक एनलाइटन किया हमें। एक ब्रेक लेना आपने जल्दी से, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे तो हम कुछ मजीद भी टॉपिक्स हैं शो पर जो डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, फीडबैक भी आपको देते रहना हमें। वेलकम बैक, राजन शान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बारिशों के बाद सर्दी का मौसम आने को तैयार है। सैलाब ज़दा इलाकों में जल्दी बीमारियां भी फैल सकती हैं। सर्दियों में वैसे भी खुश्की होती है और जल्दी अमराज फैलते हैं, आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। तो यानी वैसे जहाँ सैलाब ज़दा इलाके जो नहीं हैं वहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए इस बदलते मौसम में, और इसके साथ साथ जो सैलाब ज़दा इलाके हैं ख़ास तौर पे वहाँ जब आप मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अशियाँ हैं जो कि वहाँ मैसर होनी चाहिए लोगों को ताकि जल्दी अमराज ना फैलें और ये वबाई शक्ल ना इख्तियार करें। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर बिलाल शम्स ने जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बिलाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राजन शाइन में। मुझे ऐसा सबसे पहले हम सैलाब ज़दा इलाकों से ही मुताल्लिक़ पूछेंगे, जल्दी बीमारियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं, एहतियाती तदाबीर सबसे पहले बताएं क्या हो सकती हैं। जी जुहैब, जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे एक तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा उनका रिस्क बढ़ जाता है, जो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो चाहे वो फंगल इन्फेक्शंस हो। इसके अलावा ये जो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है ये इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है, और लोगों का जाहिर है ना वो जो एक लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज हो जाता है। टोटली एक आप अपने घर बार छोड़ के ना ऐसी जगहों पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं जहाँ पे वो नॉर्मल हाइजीन की फैसिलिटीज नहीं होती, तो फिर ये हाइजीन का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मेरे ख्याल से ये जो सोप क्लींजिंग ये चीजें, और इसके अलावा ये जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं स्किन के ऊपर लगाने वाली जो काटते हैं, मच्छर हो गए, इसके अलावा ये बाकी सैंड फ्लाइज वगैरह होगी, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जो कैंप्स है उसके अंदर टॉपिकल और ओरल एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा ये रिपेलेंट्स, ये जो मॉस्किटो या इंसेक्ट रिपेलेंट्स है ये होना चाहिए, और मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ड्राइनेस आ जाती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि हवा में नमी जो मॉइस्चर की हम बात करते हैं तो अभी वहाँ पर तो न सिर्फ फ्लड है बल्कि बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से ड्राई जगह तो आपको मिलना मुश्किल है। तो इसमें तो मजीद यानी एग्रेवेट हो जाती है ये सूरत हाल। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज बढ़ जाते हैं। अब बहुत ज्यादा एक कांटेक्ट वाटर के साथ कांटेक्ट भी एक प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा तर रहना, गीला रहना, ये बजाते खुद एक इशू है। ये इन्फेक्शंस को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक कल्चर मीडियम बन जाता है आपका अपना स्किन, जो बहुत ज्यादा तर रहता है, ये भी एक इशू है। तो ज़ाहिर है केस टू केस डिफरेंट है, मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पे जो माहिरीन है उसका वजूद भी बहुत ज़रूरी है। जो डिस्ट्रिक्ट्स मुतासिर है ना वहाँ पे माहिरीन अमराज जिल्द को भी उन कैंप्स में होना चाहिए। जी, और ख़वातीन, बच्चों, ख़ासतौर पे बुजुर्गों में ड्राइनेस की, तो मुझे बताएं कौन सा यानी एज ग्रुप है जिसको आप देखते हैं कि जल्दी अमराज ज़्यादा उस पर असरअंदाज होते हैं इस बदलते मौसम में? जुहैब, कोई ऐसा एज ग्रुप जो है ना वो इम्यून नहीं है, चाहे वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप हो चाहे जेरियाट्रिक हो, यानी बड़े उम्र के लोग या जवान हो, सब में इक्वली जो है ना वो सब प्रोन है मुख्तलिफ तरह के स्किन इश्यूज को। ज़ाहिर स्किन आपका एक्सटर्नल बैरियर है अगेंस्ट एनी डिजीज और अगेंस्ट एनी पैथोजन। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले कोई भी बीमारी हो आपकी स्किन के ऊपर अटैक करती, फिर आपकी बॉडी के अंदर जाती, तो सबसे पहले आपकी स्किन की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो इन कैंप्स के अंदर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, इसके अलावा बच्चों की शरबत, बड़ों की टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह ये होनी चाहिए उन कैंप्स के अंदर। और ये कंटेजियस भी होती है, ज़ाहिर एक से दूसरे को लगती है। जी 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 बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल कंटेजियस है। स्किन की अक्सर बीमारियां जो इन्फेक्शंस हैं, मैं स्पेशली इन्फेक्शंस की बात कर रहा हूँ,
ये कंटीजियस होती हैं। एक फैमिली मेंबर को लगे तो बाकी को लग जाते, फिर जाहिर है वो सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोग एक खेमे के अंदर कई लोग रहना शुरू हो जाते हैं। तो एक और बीमारी है जो ज्यादा करीब कांटेक्ट से फैलती है, उसको कहते हैं स्केबीज, मुतादी खारिश। ये उन लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपने ये जो गंजान आबाद इलाके वहाँ के लोगों के बारे में सुना होगा, वहाँ पे ये मुतादी खारिश के मसाइल ज्यादा हैं। तो स्केबीज के अगेंस्ट मेडिकेशन होनी चाहिए उनके कैंप्स। तो लोग जो इमदाद पहुंचा रहे हैं वहां, एक बार फिर जरा उनको बताइए कि उनके इस इमदाद में क्या क्या जरूरी ऐसी चीजें हैं जो शामिल होनी चाहिए। ज़ाहिर है ज़ुहैब, उन्होंने जो मुताल्लिका पेशे से मुतालिक लोग होंगे उनको कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने बताया होगा। बहरहाल मैं फिर बताता चलूं कि ये जो जरासीम से रोकने की दवाइयां हैं, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो टैबलेट्स वगैरह हो, या लगाने का वाली क्रीमें और एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा न्यूट्रिशियस सप्लाई, ये बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे खुराक की बड़ी कुछ ऐसी जल्दी बीमारियां जो ज़ाहिर ये एक दिन का मसला तो नहीं है, ये पानी सेटल होने में महीने लगेंगे, वीक्स लगेंगे। इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, मल्टीविटामिन्स, चाहे वो शरबत की शक्ल में हो, चाहे वो साशे के फॉर्म में हो, वो होने चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर भी ज़ाहिर है एक ऐसी चीज है ना कि वो भी अगर साफ नहीं मिल रहा तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। जी 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 ज़ुहैब, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो सैलाबज़दा इलाकों की बात हो गई। वैसे वेदर चेंज में लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या, क्योंकि देखें जो गर्मियों में चीज़ इस्तेमाल हो रही है, यकीनी तौर पर वो आप सर्दियों में नहीं वो क्रीम इस्तेमाल कर सकते। तो ज़रा सैलाब से हट के आप बात करें तो लोग क्या यानी करें अपनी स्किन को बचाने के लिए, ड्राइनेस से बचने के लिए? ज़ुहैब, ये जो बदलता मौसम है इसमें कुछ बीमारियां फ्लेयर अप हो जाती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे ले एक्जिमा, ये फ्लेयर अप हो जाता है, जो जिस्म की खुश्की बढ़ जाती है, उसकी वजह से इरिटेशन और खारिश के मसाइल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। सोराइसिस एक जल्दी बीमारी जो 3% ऑफ द पॉपुलेशन को होती है। इसके साथ साथ डेंड्रफ, कॉमन लफ्ज डेंड्रफ है, उसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये सर्द मौसम में सर के बालों की खुश्की बढ़ जाती है। एक्नी का फ्लेयर आ सकता है मौसम के हिसाब से। तो ऐसी बीमारियां बच्चों के अंदर, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो आपने सुना होगा हाथों के बाहर बैरूनी हिस्से पे, फेस के ऊपर बच्चों में वो इच करने लगते हैं, वो स्क्रैच करते हैं, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस बढ़ जाता है। इसके अलावा बड़े उम्र के लोगों में उनका जिल्द खुश्क होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जिल्द के अंदर जो सिबिशियस ग्लैंड्स है और स्वेट ग्लैंड्स है, इनकी मिकदार कम हो जाती है, तो जिल्द खुश्क होने लगता है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं जीरोटिक एक्जिमा या ड्राइनेस की वजह से एक्जिमा। ये जीरियाट्रिक एज ग्रुप में या बड़े उम्र के लोगों में ये मसला बढ़ जाता है। तो उस सूरत में फिर स्किन को मॉइस्चराइज रखना, तर रखना। और वैसे तो देखें नॉर्मली लोग घर में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, लेकिन आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बजाय इसके कि अपना होम रेमेडी करें, वो तो करें ही, लेकिन आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो वो जो रिकमेंड करेगा वो बेहतर होगा इस्तेमाल करना। ज़ुहैब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इशू जिस स्पेशलिटी रिलेटेड हो वो उससे ही सॉल्व बेहतर हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई स्किन इशू हो तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बेहतर बता सकता है। बहरहाल ये जो छोटे मोटे घरेलू रेमेडीज है ना, वो तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं। यानी क्या मुमकिन तौर पे हो सकते हैं वो रेमेडीज क्या हो सकते हैं? वो यही है ना कि जिस हिसाब से अब कुछ लोगों का स्किन जो है ना वो तेल बहुत ज्यादा पैदा करता है, उसका डेंड्रफ या सिबोरिक डर्मेटाइटिस बढ़ जाए तो वो उन शैम्पूज का इस्तेमाल शुरू करें जिसके अंदर सिलीनियम सल्फाइड हो, जिंक पायरोथियन हो या फिर सैलिसिलिक एसिड हो। इसके मुकाबले में जिनका स्किन खुश्क है, ड्राई है, उनको फिर मॉइस्चराइजर्स की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। तो केस टू केस वेरिएशन है, स्किन टाइप के ऊपर जो आपका स्किन केयर रूटीन है वो बेस्ड है। अच्छा, जो है एक मुझे डाइट से मुतालिक भी बताइए। लोग ये ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, वो तो आज के लड़के हों या लड़कियां हों, सबकी यही, तो उसमें लगाना क्या है प्रोडक्ट वो एक और बात है, लेकिन आपका यानी वाटर इनटेक कैसा होना चाहिए, आपकी डाइट कैसी बैलेंस होनी चाहिए, इस पर भी जरा सी थोड़ी बात कीजिए। जो है बैलेंस डाइट का होना बड़ा जरूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी खुराक के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो जरूरी हैं। मसलन उसमें प्रोटीन का इंटेक, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक नॉर्मल मिकदार में,
इसके अलावा विटामिन्स और इसेंशियल मिनरल्स। अब ये कब हो सकते हैं? ये तब हो सकते हैं जब आपकी खुराक के अंदर फ्रूट्स हों, आपकी खुराक के अंदर गोश्त, या हफ्ते में एक दिन कम से कम मछली का इस्तेमाल हो, अंडे का इस्तेमाल हो। ये वो खुराक है जिससे आपका बैलेंस डाइट बन जाता है। इसके अलावा वो फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, रसदार फल, माल्टा, कीनू वगैरह, जिसमें विटामिन सी की मिकदार अच्छी खासी होती है, उससे स्किन के अंदर ग्लो और स्किन की हीलिंग अच्छी हो जाती है। किसी को कट्स लग जाते हैं तो वो जल्दी हील कर जाते हैं, निशान नहीं छोड़ते। बहुत बहुत बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और एक तो वैसे ही लोगों के लिए, और फिर सैलाब से क्या कुछ करने की ज़रूरत है ये भी हमें बताएं। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राइजिंग शहर में मजीद भी टॉपिक्स हैं। अच्छा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि लोग वाकई चाहते हैं स्किन के बारे में कि उनकी स्किन अच्छी दिखे। अंदर से अपने आप को साफ करें पहले अंदर की सफाई, आपकी रूह की सफाई बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब हम एक ऐसे मसले की बात कर रहे हैं, जब भी ये रिपोर्ट होता है बहुत यकीन करें बहुत अफसोस होता है। इस तरह के वाक़यात इंसानियत सोज वाक़यात होते हैं। अब इसमें हर लिहाज से कानून की खिलाफ वर्जी है। एक तो चाइल्ड लेबर होती है, ठीक है, एक तो लोग घर वाले भेज देते हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को पैसों के एवज़, वो गुर्बत से तंग आकर, या जैसे भी वो अवामिल कुछ और है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे वो। अच्छा, जो लेकर आते हैं उन बच्चियों को, उनसे काम लेते हैं, आप ठीक है उनसे काम ले रहे हैं, पैसे उनके वालिदैन को भेज रहे हैं या उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको इंसान तो समझें। आप उनको गुलाम तस्वुर कर रहे हैं, जैसे पुराने वक्तों में गुलामों से भी बदतर सलूक उनसे किया जा रहा है। ना सिर्फ पूरे घर का काम कराते हैं बल्कि उनको मार पीट भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। यानी ये डबल आप ये ऐसा जुर्म कर रहे हैं कि अखलाकी तौर पर भी और कानून की गिरफ्त में भी आप आएंगे, क्योंकि चाइल्ड लेबर भी इसमें हो रहा है। तो ज़रा इंसानियत का तकाजा ये है कि आप जिन लोगों से काम कर रहे हैं, जो आपके यानी आपके घर में आपका हाथ बटाते हैं और आप उनको पैसे देते हैं, तो वो इंसान ही है ना। किसी इंसान के बच्चे हैं ना, वो जो बेटी, जो घर में लड़की काम कर रही है, वो किसी की बेटी है, उसका कोई वालिद होगा। आप उस पर इतना बहिमाना तशद्दुद करते हैं। और ये एक वाक़या नहीं है, अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से। बासर लोग ऐसे घराने और वेल टू डू लोग हैं, पढ़े लिखे अपने आप को कहलवाते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत रिफाइंड लोग हैं, बहुत कल्चर्ड लोग हैं, लेकिन अपने मुलाजमों से इस तरीके का रवैया। अक्सर हमने देखा है रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं, मुलाजमों को पीछे कहीं बिठाया हुआ है, खुद तो मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, उनको आप एक दो वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं, बासी रोटियाँ दे देते हैं, खुद बेहतरीन खाना खा रहे होते हैं, और जो बचा कुचा खाना होता है रात का खाना वो उनको दे रहे होते हैं, पेट भर के वो खाना नहीं खाते, उसके बावजूद आपकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये ज़रा एहसास होना चाहिए। ये वाक़ई ऐसा ही एक रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा के इलाके में, एक बच्ची है जिस पर तशद्दुद किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। पहले उस बच्ची का क्या कहना है, कौन उसको लेकर आया था, किसने उस पर तशद्दुद किया, ज़रा पहले वो देखिए। और फिर हमारे नुमाइंदे सदाम मांगड़ भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वाक़या रिपोर्ट हुआ है, पुलिस क्या तहकीकात करी है। देखिए ज़रा उस बच्ची का क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, और मुझे जिस तरह वो लेके गए हैं, मैं उनके घर काम करती थी, मैं पैसे लेने के लिए गई और उन्होंने उधर मुझे मारा पीटा, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। और जिसने मुझे मारा उसका नाम उमर है, और दूसरा जैद है, उसने भी मेरे साथ ज़्यादती की है। 11-2 में मैं रहती हूँ, सरगोदा की रहायशी हूँ, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और प्लीज़ DIG, जो भी DPO, मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा मारा है उन्होंने। अब रिपोर्टेडली ये जो बच्ची कह रही है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कितनी इसमें सदाकत है बात में, लेकिन बच्ची ये कह रही है कि 35,000 रुपए भी वाजिबुल अदा हैं, और वो घर जाना चाह रही है, उसको घर भी नहीं जाने दे रहे हैं बल्कि तशद्दुद कर रहे हैं। सदाम मांगट ने में ज्वाइन किया। सदाम बताइए, ये पुलिस को क्या वाक़या रिपोर्ट हुआ है, बच्ची जैसे बता रही है, ये तो इस्तेसाल किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई शुरू की गई है? बच्ची ने जो है वो थाना गोलड़ा पे तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दी, और जिसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो मालकान हैं उनके घर पे घरेलू मुलाजमा हूँ, और पैसे मांगने पर जो है वो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की जो इरम है, उसकी जानिब से जो है वो तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी। तनख्वाह मांगने पर जो है वो मुलजमान, जिनमें उमर और जाहिद जो है वो शामिल है, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। गुज़श्ता 2 सालों से मालकान के घर पर बतौर घरेलू मुलाजमा जो है वो काम कर रही हूँ, अपने आबाई इलाके वापस जाना चाहती हूँ, तनख्वाह के
35,000 रुपए जो है वो उनसे डिमांड की है, तो जिस पर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। मालकान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सुलह के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। ताहम अब तक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है और बच्ची जो है वो अपना तहरीरी जो बयान है वो यहाँ पर देकर जा चुकी है और ये मामला जो है वो सेक्टर E11-2 में ये अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। बच्ची का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है और बच्ची जो है वो अब अपने गांव में कुछ दिन छुट्टियां जो है वो अपने गांव में कुछ दिन जो है वो गुजारना चाह रही थी, तो उस हवाले से 35,000 रुपए के जो वाजिबात बकाया थे तो वो डिमांड करने पर जो है वो मुल्ज़मान की जानिब से बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। और पुलिस ने जिनको इस FIR यानी जिसके बारे में शिकायत दर्ज कराई है, कोई कार्रवाई की है अभी तक उनके खिलाफ? देखिए जी, पुलिस ने जो पहला स्टेप है वो है मेडिकल, क्योंकि ये जो इस तरह के जो मुकदमात होते हैं वो उनकी जो दफात है वो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इसमें कौन कौन सी दफा लगेगी, कितना तशद्दुद हुआ है। तो अब वो पुलिस को जो है वो इंतजार है कि जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मौसूल होगी उसके फौरी बाद जो है वो उन दफात को मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे फिर ये मुकदमा जो है वो दर्ज करके मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज और भी सामने आई है कि जब इस बच्ची ने ये जो दरखास्त है ये 2 जगह पे दी। पहले इस बच्ची ने ये दरखास्त जो है वो थाना गोलड़ा में जमा करवाई, वहां पर फिर ये जो मालकान है उनसे कोई सुलह सफाई करके वापस चली गई। फिर थोड़ी देर बाद इस बच्ची ने दोबारा दरखास्त जो है वो थाना शालीमार में जमा करवा दी, जिस पर अभी जो पेशरफ्त है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वो जारी है, लेकिन अभी तक मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं। और मुझे बताएं कि सुलह सफाई के लिए उनकी तरफ से दबाव डाला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि पहले तो तस्लीम किया हो उन्होंने कि मारा है, क्योंकि दो तरफा तो लड़ाई नहीं है ये, या इसने भी उन पर असॉल्ट किया है? देखिए, इसमें इस तरह है कि ये जो सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है मालकान की तरफ से, ये उस बच्ची का अपना जाती मौकफ है। अगर हम इस्लामाबाद पुलिस की बात करें, जो जिम्मेदार अफसरान से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इस तरह का दबाव नहीं था और ये पैसे जो मांग रही थी, ये पैसे इसकी तनख्वाह के पैसे नहीं थे। तो पुलिस के इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चीजें अभी मजीद जो है वो सामने आ रही हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो थाना गोलड़ा में जब सुलह हुई है तो ये पैसे लेके मालकान से चली गई थी। उसके बाद अब दोबारा दरखास्त जो है वो उसने थाना शालीमार में जमा करवा दी है, जहां पर अब पुलिस जो है वो फिर दोबारा से तहकीकात कर रही है। चूंकि इस मामला सेंसिटिव है, एक तो बच्ची है और ऊपर से फिर तशद्दुद का मामला है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दोबारा इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन हालांकि इस तरह होता नहीं है, जब एक किसी वाक़े की दरखास्त एक जगह पर दे दी जाती है तो फिर या तो वहां पर मुकदमा दर्ज होता है या फिर वहां पर सुलह हो जाती है। एक ही मुकदमे की 2 दरखास्तें मुख्तलिफ जगह पे आप नहीं दे सकते। लेकिन बच्ची की जानिब से जब दोबारा दरखास्त दी गई तो चूंकि मामला सेंसिटिव है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है इस पर तहकीकात कर रही है। और मालिकान की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं किया गया, उनका भी वर्जन सामने कोई इस तरह का नहीं आया? देखिए, उन्होंने तो अपना जो बयान है वो इस्लामाबाद पुलिस को, गोलड़ा पुलिस को जो है वो तहरीरी तौर पर कलम बंद करवा दिया था। फिर उसके बाद गोलड़ा थाने में बैठ के दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई थी। अब ये दोबारा जो दरखास्त आई है ये थाना शालीमार में जो है वो बच्ची ने दी है। अब थाना शालीमार पुलिस से भी हम जो है वो कर रहे हैं राब्ता कि वहां पर ये तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि बच्ची का जो मेडिकल है, मेडिकल करवा के उसके बाद बच्ची को जो है वो फ्री कर दिया गया। अच्छा, अभी मेडिकल करो। बहुत शुक्रिया सदाम मांगट, हमें अपडेट कर रहे थे। और देखिए, इस केस में तो इस बात तो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पता चलेगा कि कौन यानी क्या इस पर तशद्दुद किसने किया है, कौन मुलव्विस है, कौन ज्यादती पर है। ये तो तहकीकात के जब नतायज आएंगे सामने तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो वाकयात हैं ये इस तरह के होते हैं, तशद्दुद किया जाता है। इस केस की हम बात जहां तक हुई है वो आपको बता रहे हैं कि क्या इसमें मुलव्विस है मालिकान या नहीं है। अब ये रिपोर्ट किया है, मेडिकल होगा, पता चल जाएगा कि कौन कौन मुलव्विस है। तो इस पर हम नज़र रखेंगे और आने वाले वक्त में आपको इसका फॉलोअप भी देंगे इस खबर का। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो रेस्क्यू 1112 से मुताल्लिक लोग होंगे हमारे साथ और वो आपको बताएंगे कि क्या ड्रिल होती है उनकी फौरी तौर पर जब उनको रश करना होता है, लोगों को बचाना होता है। तो इसका अहवाल आपको देंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद इस आखिरी सेगमेंट में हम जैसे हमने शो का आगाज़ ही फ्लड से किया, आपको अपडेट किया,
तो इसमें सबसे जो अहम तरीन किरदार होता है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन होता है, जो हमारी रेस्क्यू टीम्स भरपूर तरीके से अदा कर रही हैं। जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए पंजाब में एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो रेस्क्यू के वर्कर्स फील्ड पर मौजूद हैं। अच्छा, ऐसे में उनकी एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी ट्रेनिंग्स कैसी हुई हैं, क्योंकि टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वक्त की बड़ी अहमियत होती है। अगर किसी की आपने जान बचानी है, लोगों को निकालना है, महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है, तो जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा कोई रेस्क्यू वर्कर अपने काम में, तो उतना ही एफिशिएंटली काम कर पाएंगी। और उसमें कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमने सोचा कि ज़रा हम आपको ये बताएं कि कितना तैयार है इस वक्त, क्योंकि सिंध में बताया जा रहा है कि 6 तारीख को ये हिट करेगा पंजरत से गुड्डू बैराज, और उसके बाद सिंध के जितने भी अजला हैं, मुख्तलिफ अजला हैं जो कि इससे मुतासर हो सकते हैं, नशीबी इलाके हैं। तो सिंध में तो एक मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है और उससे मॉनिटर की जा रही है सूरत हाल। रेस्क्यू की टीम्स फील्ड पर मौजूद है, रिलीफ कैंप्स वगैरह लगा दिए गए हैं। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज से, उनके फ्लड एंड डिज़ास्टर के प्रोजेक्ट हेड हैं, लीड कर रहे हैं वो उमर असलम साहब। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और डॉक्टर मोमिना सलीम है जो कि इमरजेंसी फिजिशियन है, टेली तबीब हैं, यानी जो फील्ड पर वर्कर्स मौजूद हैं वो आपके साथ कम्युनिकेशन में होते हैं और आप लोगों की इस तरह जाने बचाते हैं। वेलकम करते हैं आपको भी शो पर। कैसी हैं आप? ठीक है सर, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। कितना हम लोग इस वक्त तैयार हैं इस फ्लड को डील करने में, और जितने जितने बड़े पैमाने पर यह तबाही मुमकिन तौर पर पंजाब में हुई है, अल्लाह ना करे सिंध में हो, तो इसका ज़रा मुझे बताइए। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल सूरत हाल है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि ये जो मानसून का जो स्पेल था वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत हैवी रहा है, और फिर जो इंडिया से पानी आया है उसकी वजह से भी पूरा आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि KPK और कश्मीर की तरफ भी बहुत ज़्यादा तबाही होती हुई नज़र आई है। अब हम अगर स्पेसिफिकली सिंध की बात करें तो सिंध में अब गुड्डू के ऊपर जो पानी का अभी इस वक्त बहाव है वो तकरीबन 4 से 5 लाख तक पहुंच गया है, जो कि नॉर्मली 1 से 1.5-2 लाख तक रहता है। तो यानी आपको एक इंक्रीज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल जो मुल्तान की सिचुएशन थी वो भी 8-9 लाख क्यूसिक के करीब ये कहा जा रहा है। और जब 9 लाख क्यूसिक क्रॉस करेगा तो जैसे वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की थी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये फिर सुपर फ्लड जो है वो उसको कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जिसको हम रेस्क्यू 1122 के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा जो मेडिकल इमरजेंसी का जो मैंडेट है उसमें अभी हमारे पास तकरीबन 600 स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेस जो हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिकली इस रिस्पांस के लिए रेडी हैं। ठीक है। और तकरीबन 2000 का अमला है, जिसमें 1000 पैरामेडिक्स हैं और 1000 इफ़ेक्टिवली ट्रेंड ड्राइवर्स हैं जो कि बेसिक मेडिकल सपोर्ट्स दे सकते हैं, वो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अभी PDMA ने जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सिंध की, उसने अभी जो डेजिग्नेट किए हैं, जो आइडेंटिफाई किए हैं, वो 15 अजला को आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल सिंध में स्टार्टिंग फ्रॉम दादू से लेके और बदीन 0 पॉइंट तक है। बिल्कुल। तो इनमें तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं जो कि बहुत सीवियरली हिट हो सकती हैं, जो कि दरिया के बचाव बंद के बिल्कुल साथ साथ लोकेटेड हैं, जो कि वो जिनको आप कह लें कि कच्चे का एरिया है। अगर हमारे पास पानी इस वक्त इस स्टेज पे गुड्डू से सक्खर और सक्खर से घोटकी तक इस फ्लो से आता है 7 लाख से लेके 10 लाख तक, तो यकीनी तौर पर ये बात कंफर्म है कि तमाम जो कच्चे का इलाका है वो डूब जाएगा। सही है। कच्चे का इलाका डूबने की सिचुएशन ये है कि तकरीबन 3.5 से 4 लाख आबादी है जो कि डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो रही है, जो कि सिंध के अंदर। कम्युनिकेशन भी मुनक़ता होगा उनसे। जी, कम्युनिकेशन राब्ता भी ऐसे नहीं है कि किसी को कॉल कर देंगे वो। जी बिल्कुल कम्युनिकेशन। मुझे बताएं कि इस खास सूरत हाल में एक तो होता है कहीं आपने ज़ाहिर कहीं आग लग गई है तो वहाँ पहुँचे, वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, कहीं ज़लज़ला आ गया है, वो एक मुख्तलिफ है। फ्लड की सूरत हाल में आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी हुई हैं कि क्या मुमकिन तौर पे हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है ना, वी आर ट्राइंग टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ द सिचुएशन। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध थोड़ा सा खुशकिस्मत इस तरह से भी रहा है कि थोड़ा सा हमें टाइम मिला है। हमने KP को देखा, पंजाब को देखा, अब हमारे पास आ रहा है, तो हम थोड़ा सा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। हमारा जैसे कि आपने बताया कि सेक्रेटरीट में ऑलरेडी एक मॉनिटरिंग सेल बन गया है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो गए हैं, तो अलर्ट्स जो हैं फौरी तौर पर तमाम डिपार्टमेंट्स को जा रहे हैं। अब जैसे हम हैं एम्बुलेंस सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारा अपना एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि उसका मेन हेड ऑफिस जो कराची में, फिर सब ऑफिस एक हैदराबाद में और फिर एक दादू में। जितनी भी हमारी ये 600 एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें अब हमारे पास स्पेशल सर्विसेज है, बोट्स भी हैं, तकरीबन 25 से 30 बोट्स हैं और रैपिड
रिस्पांस बाइक है जहाँ पे गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, तो हमारे पास स्पेशल डिज़ाइन बाइक्स हैं जो कि इन रैपिडली रीच आउट कर सकती हैं इन एरियाज़ को। तो इस सारी सिचुएशन में जो हमारी ये तमाम व्हीकल्स हैं, जो हमारी फ्लीट है, सब GPS इक्विप्ड हैं। तो एक तो ये है कि हमारा कमांडेंट तकरीबन 50-50 के करीब आपकी शायद एम्बुलेंसेज एक एक जिले में हैं, अगर आपने इन 15 जिलों को 600 है जी बिल्कुल, तो वहीं पर मौजूद है। जी वहीं पे मौजूद हैं। और हमने PDMA की डायरेक्शंस के मुताबिक उन एरियाज़ में इनको स्ट्रेटजिकली लोकेट कर दिया है जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि फ्लड ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और कैंप्स भी हम उन्हीं एरियाज़ में अभी से पहले से लगाने शुरू कर दिए। तकरीबन 20 कैंप्स हमने लगाए, 750 तक की OPD को सर्व कर दिया। अच्छा, इसमें ये होता है कि लोगों की जान बचाना पहला मकसद तो ये है ना, फिर उसके बाद उनके मवेशी भी आते हैं, उनका घर अगर किसी का बच सके तो ठीक है, पैसे वगैरह ये वो, लेकिन सबसे पहला काम है लोगों की जान बचाना। तो इसमें आपका किरदार कैसे होगा मुमकिन तौर पर? ही जरा मुझे। हमारे मेडिकल कैंप सेटअप हो रहे हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स यानी कि नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर काउंसलिंग भी की जाती है कि आपने किस तरह से अपने आप को सेफ करना है और कौन कौन से उनके अक्यूट इलनेसेस यानी अभी वो किन किन चीज़ों के शिकार हैं या हो सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करना और उसको किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, वो सारी तमाम चीज़ों की हम उनको हेल्प करते हैं इस तरीके से। अगर मेडिकल कैंप्स की बात की जाए तो जिस तरह फ्लड जो सैलाब से अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो ज़्यादा आपको मिलेंगी, जिस तरह अगर कोई मच्छर से रिलेटेड हो, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोई स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कंटामिनेटेड वाटर से डायरिया हो जाता है, और कॉलेरा बहुत कॉमन है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमारे पास फर्स्ट एड भी मौजूद होता है, बेसिक मैनेजमेंट। आपके डॉक्टर्स फील्ड पर भी हैं और आप उनके साथ कम्युनिकेशन में होती है कॉन्स्टेंटली कि कैसे, अगर फर्ज करें कि किसी को हार्ट अटैक हो गया है या कोई वैसे किसी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, ऐसी सूरत हाल में वो अपनी मदद आपके तहत क्या कर सकते हैं? आप शायद कुछ डेमो भी अगर हमें दें तो जरूर प्लीज दीजिए। इफ यू अलाउ मी। व्हाई नॉट। अच्छा, इसको हम CPR कहते हैं। यानी CPR जी जी बिल्कुल। ये जरा हम फोकस थोड़ा सा कैमरा करें ना कि लोग जो देख रहे हैं वो जरा फायदा उठाया। अच्छा, और एक डिफरेंस है कि अगर हार्ट अटैक हो वो अलग चीज़ है और CPR इस कार्डियक अरेस्ट की तरफ ज़्यादा, जिस तरह उसमें आपका हार्ट फंक्शन करना रुक जाता है, सांस भी नहीं ले रहा होता है मरीज और दिल भी शायद नहीं चल रहा होता है उस वक्त। तो उस अलामत के अंदर हम यानी वो, और ये अलामत बहुत ज्यादा हो सकती है बिल्कुल उन अजला में जहाँ पर ये हो सकती है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप कोशिश करें कि जो भी है सबसे पहले आप सेफ्टी देखें, सेफ एनवायरनमेंट है, सेफ है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि पेशेंट को फ्लैट लिटाएंगे, सही है। उसके बाद आप पहली चीज़ जो करेंगे वो रिस्पॉन्स चेक करेंगे, इस तरह क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अगर नहीं वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप किसी चीज़ का वेट नहीं करेंगे, आप 1122 कॉल करें, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएं। आप पहली चीज़ ये करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर आप उनको चेक करेंगे, एक तो सीने की मूवमेंट चेक करेंगे और दूसरा सुनेंगे अगर उनको ब्रेथ साउंड्स कोई आ रहे हैं या नहीं, नॉस्ट्रिल से एयर आ रही है, हवा आ रही है या नहीं आती, आप वेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। और कंप्रेशन करने का एक सेफ तरीका, एक ख़ास तरीका ये है कि आपने हील ऑफ योर हैंड, जो डोमिनेंट हैंड है उसको नीचे रखना है और उसके ऊपर अपना नॉन डोमिनेंट हैंड हुक करना है और उसके साथ फिर आपने अपनी एल्बोज को लॉक करके फिर जोर देना है, यूं। ठीक है, जितना प्रेशर आप डाल सकते हैं या एक कंट्रोल्ड प्रेशर? बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रेशर है। 2 to 2.5 इंचेस की डेप्थ पे जाना चाहिए और कोशिश करनी है कि 100 to 120 आप रेट रखें कंप्रेशन की। और आपने वेट करना है, मिड कंप्रेशन दोबारा कंप्रेशन नहीं आप दे सकते। जैसे ही आप कंप्रेशन करेंगे आपने वेट करना है कि वो वापस आए, फिर आप दूसरी कंप्रेशन डिलीवर करेंगे, ठीक है। और इसका एरिया ये है कि ये जो मिड चेस्ट है, सेंटर चेस्ट, ये निपल एरिया के पास यहाँ पे हुक करेंगे ताकि हार्ट को वो बिल्कुल ऐसा ही है ताकि। और ये एक दफा आपने 3 दफा किया और फिर आप थोड़ा रुकेंगे? नहीं, इसके अंदर ये होता है, यहाँ तो रेस्क्यू ब्रेथ्स होते हैं जो 30 टाइम्स करने के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, लेकिन यूजुअली जिस तरह आम आदमी जो होते हैं उनको ये करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको आप डायरेक्टली बोलेंगे कि इस तरह के आपने 100 कंप्रेशंस करने हैं, 100 कंप्रेशन सेट्स में करने हैं जैसे इन अ मिनट। और आपने कंटिन्यूड रखना है जब तक कि अगर यहाँ पर्सनल थक ना जाए या फैमिली आपको खुद मना ना कर दे कि नहीं अब आप रुक जाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा, और 100 के बाद अगर नहीं रिस्पांस नहीं आ रहा
जी, फिर जी। तो ऑब्वियसली आपने कॉल ही करनी है, या बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। करते रहें, आप कंटिन्यूअसली करते कंटिन्यू करते रहें, दैट्स नॉट एन इशू। आप एम्बुलेंस का वेट नहीं करेंगे, सही है। आपने बस यही करना है कि इसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपके अंदर, कोशिश करें कि जो दूसरा आपके साथ है बंदा साथ, वो भी देख ले, ताकि वो कर ले, आपको टेक ओवर कर ले जब आप थक जाए, या फैमिली मना कर दे, या बंदा रिससिटेट हो जाए, तब भी आपने रुक जाना। तब भी आपने रुक जाए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, लोग फौरी तौर पर ये करते हैं कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कोई हो रहा है तो एकदम पानी पिलाने की तरफ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। और लोग जमा हो जाते हैं इसके इर्द गिर्द। ये भी जरा बताइए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी फौरन देते हैं, ये ऐसा है ना? ऐसा ही है। खासकर अगर कोई पेशेंट लेटे हो, आप बैठेंगे तो यहाँ तक हमें सीखने की जरूरत थी, और कुछ है इसमें ऐसा? नहीं, ऐसा इसमें दिस इज अबाउट इट, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं उठा लूं जी। अच्छा, अब मैंने जो पूछा पानी की, जो आपसे बात पूछी थी जी जी, वो मुझे बताइए। मैं अपना ये उठा ले, कोई बात नहीं, इसको आप करते रहे कंटिन्यू, आप भले बैठे। जी जी। अगर पानी की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि आप वेट करें। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो उसके अंदर अगर आप पानी देंगे तो एस्पायरेशन का रिस्क होता है, अगर कॉफ करे पेशेंट तो हम वेट करते हैं। अगर पेशेंट रिससिटेट हो जाते हैं जिस तरह, तो आप थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, रीअश्योर करते हैं, थोड़ी तसल्ली देते हैं, काम डाउन करते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर रीअश्योर। अच्छा, कोई मेडिकेशन ऐसी, कोई ऐसी टैबलेट है जो आपके पास होनी चाहिए? वैसे तो देहात में हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि मेडिसिन इस तरह की हो, लेकिन अगर कहीं वैसे भी हो जाए, शहरी इलाकों में भी पानी फ्लड आ सकता है, तो वहाँ कोई मेडिसिन रखनी है आपने ऐसी जो दे दे फौरन आपकी? फॉर जी हाँ, इसके लिए भी या वैसे भी? अगर इसके लिए तो कंप्रेशन ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हार्ट अटैक की बात करें तो उसके अंदर चेस्ट पेन होती है। अगर वो क्लासिकल, अगर हार्ट अटैक की जो पेन आती है, जो लेफ्ट साइड की तरफ भी जा रही होती है, ठंडे पसीने भी आ रहे होते हैं, उनकी बीपी की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, और अगर आप उनका बीपी चेक करें तो अमूमन वो भी रेज्ड आता है, तो उसके अंदर एक टैबलेट होती है एंजीसेट के नाम से, वो यूजुअली दी जाती है, और घर घर में मेरे ख्याल से। सर, आप मुझे बताएं कि जो लोग अपने तई भी मदद करना चाह रहे हैं ना, पीडीएमए की मदद करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलके उनके साथ इस बारे में बताइए कि आपने भी कोई आपकी हेल्पलाइंस हैं, या लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें राशन पहुंचाना है, मेडिकल एड पहुंचानी है, तो वो सिस्टम क्या है आपका? अच्छा, इसमें देखें, पहले तो ये है कि जो हमारा अभी तक की जो कोऑर्डिनेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल डाउन द लाइन, जो कि मुख्तियार कार या पटवारी के लेवल से लेके फिर डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, फिर उसके बाद से डिवीजन्स हैं, फिर उसके बाद में प्रोविंशियल सेटअप है, तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट की इटसेल्फ, वो अक्रॉस द बोर्ड बहुत सिंक्रोनाइज हो गई है, और हमें मैसेजिंग में, लोगों को रीच आउट करने में, इवैक्यूएट करने में कोई ऐसा चैलेंज है नहीं। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है, या सपोर्ट है, जिसमें गैर सरकारी इदारे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कि ऑलरेडी थ्रू ये कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग सेल के ज़रिए हमारे साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं, जिसमें ईदी है, चीपा है, जेडीसी है, ये ऑलरेडी ग्राउंड पे जाके पहले से प्रिपरेटरी उन्होंने वो मेजर्स जो हैं वो ले लिए हुए हैं। तो ये अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी फील्ड के ऊपर कर ली हुई है। बिल्कुल, ऐसे तो उम्मीद है। अब कोई मैसेज अगर आपने देना है, क्योंकि शो का वक्त भी खत्म हो रहा है, लोगों को भी, और जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनके लिए क्या? जी, बस लास्ट मैसेज हमारी तरफ से ये होगा, क्योंकि हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि ग्राउंड पे जब पानी आ जाता है या आपके सर पर पहुंचने वाला होता है तो क्या सिचुएशन बन जाती है। हमारे देही इलाकों में जो 3.5 लाख आबादी का मैंने जिक्र किया, तकरीबन 70 से 80 हज़ार हाउस होल्ड्स बनते हैं। हम बारहा ये मैसेजेस दे रहे हैं, तमाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आपके पास उसी वक्त पहुंच सकती है जब आप खुद किसी से बिल्कुल पहुंचे। तो पहले ये कि फ्लड हिट कर जाए, उससे पहले आप उन आबादियों को अगर खाली जल्दी खला की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब उमैर असलम साहब, आपने वक्त दिया हमें, और डॉक्टर साहब आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी। तो जनाब, ये हमारे शो का वक्त खत्म हो गया, फ़ौरन मुझे कहा जा रहा है कि शो क्लोजिंग करनी है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए। ज़ोए बसन को दीजिए इजाज़त मुमकिन तौर पर, और उम्मीद ये करते हैं कि नादिया हमारे साथ हो। कल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।